मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी आज एक बार फिर अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक रही है। यहाँ की शिक्षा पद्धति और यहाँ के विश्वविद्यालय अतुलनीय रहे हैं। ये विश्वविद्यालय सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जगत का केंद्र रहे हैं, जिनमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जगत में अपार ख्याति अर्जित की थी। मित्रों, आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की ठोस एवं प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत करूंगा। आशा है ये प्रामाणिक तथ्य आप सभी को अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं रुचिकर लगेगा। आइए आप सभी मेरे साथ नालंदा विश्वविद्यालय की इस ज्ञानवर्धक यात्रा में जुड़िए। आइए चलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की ओर। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप ये स्थित था। राजगृह से नालंदा की दूरी लगभग 8 मील है। सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई। चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा गया है, उसने अपने यात्रा विवरण CUK में लिखा है कि इसका संस्थापक शक्रादित्य था और इतिहासविदों ने शक्रादित्य की पहचान 5वीं शताब्दी के गुप्तवंशी शासक कुमारगुप्त प्रथम से की है। कुमारगुप्त के पुत्र तथा उत्तराधिकारी बुधगुप्त ने अपने पिता के कार्य को जारी रखते हुए इसके दक्षिण में दूसरा विहार बनवाया। इसके बाद तथागत गुप्त ने पूरब में एक विहार बनवाया तथा फिर बालादित्य ने पूर्वोत्तर दिशा की ओर एक अन्य विहार बनवाया। तत्पश्चात उसके पुत्र वज्र ने इस विहार के पश्चिम की ओर एक विहार बनवा दिया। ये सभी शासक गुप्तवंशी शासक रहे हैं। इसके बाद मध्य भारत के एक शासक ने यहाँ एक विहार बनवाया तथा सभी विहारों को चारों ओर से घेरते हुए एक चहार दीवारी बनवा दी। इस मध्य भारत के शासक की पहचान वर्धनवंशी शासक हर्षवर्धन से की जाती है। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ का विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबे तथा आधा मील चौड़े क्षेत्र में स्थित था। भवन, स्तूप एवं विहार वैज्ञानिक योजना के आधार पर बनाए गए थे। विश्वविद्यालय में 8 बड़े कमरे तथा व्याख्यान के लिए 300 छोटे कमरे बने हुए थे। 3 भवनों में स्थित धर्मगंज नामक विशाल पुस्तकालय था। नालंदा के भवन भव्य, उत्तुंग तथा बहुमंजिले थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग का जीवन चरित्रकार ह्वीली यहाँ के भवनों का अत्यंत रोचक विवरण प्रस्तुत करते हुए लिखता है कि यहाँ की प्रचुर रूप से अलंकृत मीनारें तथा परियों के समान गुंबज पर्वत की नुकीली चोटियों की तरह परस्पर हिले मिले से खड़े हैं। इस चीनी विवरण की पुष्टि कन्नौज नरेश यशोवर्मन के नालंदा से प्राप्त प्रस्तर अभिलेख से भी हो जाती है, जो कि 8वीं शती का शासक था। ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा केंद्र के रूप में नालंदा की ख्याति 5वीं शताब्दी से बढ़ी तथा 6वीं शताब्दी तक आते आते यह न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी प्रतिष्ठित हो गया। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा को पूर्ण राजकीय संरक्षण मिला, जिसके परिणाम स्वरूप ये जगत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया। हर्षवर्धन ने लगभग 100 गांवों की आय इसके निर्वाह के लिए दिया। इससे यहाँ के विद्यार्थियों को जीवनोपयोगी वस्तुएं इतनी अधिक मात्रा में सुलभ हो गईं कि उन्हें मांगने के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़ता था तथा वे अपना सारा समय विद्याध्ययन में ही लगाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में न केवल भारत के कोने कोने से अपितु चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया आदि देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ह्वीली यहाँ के विद्यार्थियों की संख्या 10,000 बताता है। ज्ञात होता है कि यहाँ अध्ययन अध्यापन का स्तर अत्यंत उच्च कोटि का था। प्रवेश के लिए एक कठिन परीक्षा ली जाती थी, जिसमें 10 में 2 या 3 विद्यार्थी ही मुश्किल से सफल हो पाते थे। यहाँ के स्नातकों का बड़ा सम्मान था।
तथा देश में कोई भी उनकी समानता नहीं कर सकता था। इसी कारण यहाँ प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों की अपार भीड़ लगी रहती थी। यद्यपि नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तथापि यहाँ अन्य अनेक विषयों की शिक्षा भी समुचित रूप से प्रदान की जाती थी। पाठ्यक्रम में महायान तथा बौद्ध धर्म के 18 संप्रदाय के ग्रंथों के अतिरिक्त वेद, हेतु विद्या, शब्द विद्या, योग शास्त्र, चिकित्सा, तंत्र विद्या, सांख्य दर्शन के ग्रंथों आदि की शिक्षा व्याख्यानों के माध्यम से दी जाती थी। विभिन्न विषयों के प्रकांड विद्वान प्रतिदिन सैकड़ों व्याख्यान देते थे, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को उपस्थित होना अनिवार्य था। ह्वेनसांग, जिसने स्वयं यहाँ 18 महीने तक रहकर अध्ययन किया, लिखता है कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में अत्यंत उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। 1000 व्यक्ति ऐसे थे जो सूत्रों और शास्त्रों के 20 संग्रहों का अर्थ समझा सकते थे। 500 व्यक्ति ऐसे थे जो 30 संग्रहों को पढ़ा सकते थे। धर्म के आचार्य को लेकर 10 ऐसे थे जो 50 संग्रहों की व्याख्या कर सकते थे। इन सभी में आचार्य शीलभद्र अकेले ऐसे थे जो सभी संग्रहों के ज्ञाता थे। इस प्रकार विभिन्न विद्याओं, विचारों एवं विश्वासों में सामंजस्य स्थापित करना विश्वविद्यालय की प्रमुख विशेषता थी। यहाँ विचारों एवं विश्वासों की स्वतंत्रता तथा सहिष्णुता की भावना विद्यमान थी। ह्वेनसांग के समय आचार्य शीलभद्र ही विश्वविद्यालय के कुलपति थे। चीनी यात्री उनके चरित्र एवं विद्वता की काफ़ी प्रशंसा करता है। यहाँ के अन्य विद्वानों में आचार्य धर्मपाल, जो शीलभद्र के गुरु तथा उनके पूर्वगामी कुलपति थे, आचार्य चंद्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रभामित्र, जिनमित्र, ज्ञानचंद्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सभी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। ये सभी विद्वान मात्र अच्छे शिक्षक ही नहीं थे, अपितु विभिन्न ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी रचनाओं का समकालीन विश्व में बड़ा सम्मान था। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ग्रंथों का विशाल संग्रह तथा प्राचीन पांडुलिपियाँ सुरक्षित थीं। चीनी यात्रियों के इसके प्रति आकर्षण का एक कारण यह था कि उन्हें यहाँ बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपियाँ उपलब्ध हो जाती थीं। चीनी यात्री ईत्सिंग ने यहाँ रहकर 400 संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ तैयार की थीं। यहाँ का धर्मगंज नामक पुस्तकालय 3 भव्य भवनों रत्नसागर, रत्नोदधि तथा रत्नरंजक में स्थित था, जिसमें रत्नोदधि भवन 9 मंजिल ऊंचा था और उसमें धर्म ग्रंथों का संग्रह किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वानों की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म एवं भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। 8वीं शती से नालंदा के विद्वान तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ जाने लगे। नालंदा में तिब्बती भाषा का अध्ययन भी प्रारंभ हो गया। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचारकों में सर्वप्रथम आचार्य चंद्रगोमिन का नाम उल्लेखनीय है। उनके ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया। नालंदा के दूसरे बौद्ध विद्वान आचार्य शांतरक्षित 8वीं शती के मध्य तिब्बत नरेश के निमंत्रण पर वहां गए तथा बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। उन्हीं के निर्देशन में प्रथम तिब्बती बौद्ध मठ निर्मित कराया गया। वस्तुतः नालंदा एक विश्व भारती था, जहाँ से संपूर्ण देश में संस्कृति का प्रसार होता था। यहाँ के विद्वानों की महानता, उदारता एवं पांडित्य के परिणाम स्वरूप नालंदा का नाम ही तत्कालीन विश्व में विद्या के सर्वोच्च एवं सर्वोत्तम गुणों का पर्याय बन गया था। सम्राट हर्षवर्धन के बाद लगभग 12वीं शती तक इसकी ख्याति बनी रही। अंततः 12वीं शती के अंत में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी गई तथा बहुमूल्य पुस्तकालय को जला दिया गया। इस प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के शिक्षा केंद्र का अंत बहुत दुखद हुआ। मित्रों, यदि आज मेरे साथ नालंदा विश्वविद्यालय की आपकी यह वैचारिक यात्रा सुखद, रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक रही हो तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन स्थलों की ऐसी ही सुखद एवं ज्ञानवर्धक वैचारिक यात्राओं के साथ हम आप तक सर्वप्रथम पहुंचते रहें। धन्यवाद।